यस 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 यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उठे हैं सब लोग, उठे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है मेरा एकदम? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। रोटेशनल डायनामिक्स का आज तीसरा लेक्चर हम करने जा रहे हैं, 1.3। आई होप एवरीबडी इज आउट ऑफ देयर बेड्स। कोई है बाबा बेड के ऊपर मस्त लेट के पिक्चर देखने वाला? आई होप एवरीबडी इज आउट ऑफ द बेड्स। यस, स्टार्ट कर सकते हैं। गिव मी यस ऑल ऑफ यू। स्टार्ट कर सकते हैं आज का तीसरा लेक्चर। कल का लेक्चर क्लियर था, डायरेक्शन वगैरह सबको समझ में आया था। हमने तीन लोगों के डायरेक्शन के बारे में बात किया था, एक थीटा था, एक ओमेगा था, एक अल्फा था। किसका डायरेक्शन कौन सा होगा वो सब चीज सब लोग के दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। थीटा का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। जो थीटा का डायरेक्शन होगा वही ओमेगा का डायरेक्शन होगा। तो थीटा और ओमेगा का डायरेक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड वाली बात नहीं है। थीटा का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल पे डिपेंड करता है और ओमेगा का डायरेक्शन थीटा पे डिपेंड करता है। बात खत्म हो गई। बट अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा पे डिपेंड करता है। अगर ओमेगा बढ़ेगा तो अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा जैसा होगा, और अगर ओमेगा घटेगा तो अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के ऑपोजिट होगा। ये दो बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से पढ़ी। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यानी कि आज दो टॉपिक हम देखेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप टॉपिक सुन रहे हैं उसको कहीं कहीं पे यूसीएम भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की पता होनी चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन की पता होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन की पता होनी चाहिए, वो ये है कि सर्कुलर मोशन करने के लिए जब भी कोई बंदा सर्कुलर मोशन करता है तो वो सर्कुलर मोशन करने के लिए दो तरह की फोर्सेस होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो तरह की ऐसी फोर्सेस होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही तरह की इंपॉर्टेंट फोर्सेस, शायद उनका नाम आप पहली बार सुनोगे या पहली भी सुना होगा। उनके बारे में बात करते हैं। जो पहली तरह की फोर्स होती है उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो पहले तरह की फोर्स होती है उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका नाम सीपीएफ भी होता है। और जो दूसरी तरह की फोर्स होती है उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको सी एफ भी बोला जाता है। अब ये दो फोर्सेस क्या है? दोनों फोर्सेस सेम फोर्स है, इनमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहली बात, इन दोनों फोर्सेस को समझने के लिए और सर्कुलर मोशन को समझने के लिए, या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने के लिए, या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने के लिए, इन सब चीजों को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जिस एक एग्जाम्पल पे हम ये सारे के सारे टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जो है जो मैं आज लेने वाला हूं, सब लोगों ने उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल है फुगड़ी। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट्स फुगड़ी इज? कभी फुगड़ी खेला है क्या? कितने लोग को पता है फुगड़ी का मतलब क्या है? मैं क्या बोल रहा हूं, फुगड़ी का मतलब क्या है, कितने लोग को पता है? इट्स नॉट अ गर्ल्स गेम, डोंट थिंक इट्स अ गर्ल्स गेम। कम ऑन, कम ऑन, फुगड़ी फुगड़ी फुगड़ी। ऑल ऑफ यू नो व्हाट्स फुगड़ी? यस, एवरीबडी एवरीबडी। देखा तो होगा, खेला नहीं है, देखा तो होगा। तैयार है? तैयार है? अभी मेरे साथ सब लोग को फुगड़ी खेलने का तैयार है? उठो 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 उठो, आ जाओ, चलो रेडी है? ठीक है, अगर ये फुगड़ी वाला एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया तो
तुम लोगों को ये सारे के सारे कंसेप्ट्स समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरह से मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से देखना। फुगड़ी में दो लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं एक इंसान हूं जो फुगड़ी खेलने के लिए तैयार है, सामने मेरे और एक पार्टी है जो फुगड़ी खेलने के लिए तैयार है। ठीक है, हम दोनों आमने सामने हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट है हम दोनों, और मैंने जो हाथ है वो ऐसे रखा हुआ है। फुगड़ी में जो आपका हाथ होता है वो आपको ऐसे क्रॉस आप रखते हो। ठीक है, सामने वाले इंसान ने भी अपना हाथ मुझे दिया है सिमिलरली इन द क्रॉस मैनर, और हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, अब हम दोनों गोल गोल घूमना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम दोनों क्या करते हैं, गोल गोल घूमना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो फुगड़ी में आप नोटिस करोगे, सबसे पहली चीज जो आप फुगड़ी में नोटिस करोगे वो ये है कि सामने की तरफ फोर्स लगाना पड़ता है, सामने की तरफ फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, ओके, here we have two females playing fugdi. ठीक है, so if anybody has not seen this thing तो वो देख सकते हैं। ठीक है, ये बेटर व्यू है। नाउ जिस तरह से मैंने अभी हाथ आप लोग के सामने रखा था, आप देख सकते हैं सेम इस लेडी का हाथ आपने चेक करना है, इट इज इन अ क्रॉस मैनर, और इन लेडी का हाथ भी इस तरह से क्रॉस मैनर में है। ठीक है, दिस क्रॉस मैनर हाथ इज एक्चुअली बिल्डिंग अ सेंटर पॉइंट हियर। इन दोनों के हाथ का एक सेंटर पॉइंट यहां पे डिफाइन हो रहा है। सबसे पहली बात जो आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है कि हाथ को क्रॉस करने की वजह से एक्चुअली आप लोग एक सेंटर पॉइंट डेवलप कर रहे हो, एग्जैक्टली बीच में, दोनों लेडीज के हाथ के एग्जैक्टली बीच में एक सेंटर पॉइंट डेवलप हो रहा है। दूसरी चीज जो हमें नोटिस करनी है, जब ये लेडी इस तरह से अपने बॉडी को पुश करेगी, इस लेडी ने अपने बॉडी को इस तरह से पुश करना है। ठीक है, जस्ट लुक एट द लेग्स ऑफ द फीमेल्स, they are little bit bend down to actually get that push. आप अपनी लेग्स को अगर थोड़ा ऐसे बेंड डाउन करेंगे तो आपको ऐसा झटका मारने में मदद मिलेगी। उस झटके की वजह से आपका घूमना जो है वो शुरू हो जाता है, एंड आफ्टर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम आप इस तरह से ही घूमेंगे। अब जब अगर इस तरह से आप घूमेंगे तो ये जो आपका घूमना है ये आपका सर्कुलर मोशन है। तो in the Fugdi, it is a very good real life example to actually understand all the concept in the circular motion related to centripetal, related to centrifugal, related to uniform, related to non-uniform. सब कुछ समझने के लिए ये फुगड़ी वाला एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है। सबसे पहली बात मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको समझ में आया कि हाथ क्रॉस करने का मोटिव क्या है, टू बिल्ड अ सेंटर पॉइंट। ये बात सब लोगों को समझ में आ रही है, और ये बात सब लोग को समझ में आ रही है कि हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं। ये दो बातें सब लोग के दिमाग में क्लियर है। गिव मी अ हाय या ना गिव मी अ यस और नो ऑल ऑफ यू। क्या सब लोग बिस्तर के बाहर है? क्या सब लोग बिस्तर के बाहर है? कम ऑन होना चाहिए, कम ऑन होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, बिस्तर के बाहर सब लोग होने चाहिए। जस्ट कम आउट ऑफ योर बेड्स। बिस्तर में बैठे बैठे ख्याली पुलाव मत बनाओ। That's really great. That's really great. अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सब लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, अगर हम इस लेडी की रिस्पेक्ट में बात करें तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, इन लेडी का जो पोस्चर है, जिस तरह से ये लेडी बेंड हो रही हैं, और आप देख सकते हैं ये लेडी भी जिस तरह से बेंड हो रही हैं, इनके पोस्चर से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि दिस लेडी इज एक्चुअली पुशिंग दिस लेडी टुवर्ड्स हर। आप जब हाथ पकड़ते हैं तो आप सामने वाले को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और सामने वाला आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आप सामने वाले को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और सामने वाला आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ये जो पोस्चर है आपका, ये पोस्चर इसी बात को बताता है
कि आपके लेग्स इधर हैं पर आपकी बॉडी इस तरह से क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी इस सामने वाले इंसान को अपनी तरफ खींच रही है, और ऐसा खींचने से जब आप ऐसे पोस्चर में आके सामने वाले इंसान को अपनी तरफ खींचते हो तो सेंटर पॉइंट पे एक फोर्स लगती है। कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप अभी मेरे सामने होते तो पक्का मैं एक स्टूडेंट के साथ रियल लेक्चर में जब मैं होता हूं तो मैं पक्का एक स्टूडेंट के साथ फुगड़ी खेल के दिखाता हूं। ये एग्जांपल लिटरली आई प्ले फुगड़ी। तो ये बेटर लोगों को समझ में आता है कि जब हम फुगड़ी खेलना शुरू करते हैं, द पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एवरीबॉडी शुड कीप इन माइंड इज दैट कि फुगड़ी खेलते समय आप सामने वाले को अपनी तरफ खींच रहे हो और सामने वाला आपको अपनी तरफ खींच रहा है। अगर आपने ये स्टेप नहीं किया, अगर आपने सामने वाले को अपनी तरफ नहीं खींचा और ये इंसान ने इसको अपनी तरफ नहीं खींचा, तो फिर आप फुगड़ी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। पर इसका टेक्निकल रीजन क्या है? इसका टेक्निकल रीजन ये है कि जब आप ऐसा करते हो तो आप एक फोर्स लगाते हो सेंटर पे, आप सेंटर पे लगाते हो एक फोर्स। ये सेंटर पे लगने वाला जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स है जो सेंटर पे लग रहा है, ये फोर्स मदद करता है आपको सर्कुलर मोशन करने के लिए। अगर ये फोर्स नहीं लगेगा, अगर ये फोर्स नहीं लगेगा का मतलब क्या है? अगर अगर आप लोगों ने इस तरह से सेंटर पे फोर्स ना लगाते हुए अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ दिया, ढीला छोड़ने का मतलब आपके दोनों हाथों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है सेंटर पे, तो आप नोटिस करोगे आप घूम नहीं पाओगे। अब इसका भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। सपोज करो आप बहुत तेजी से घूम रहे हो, आप बहुत तेजी से घूम रहे हो और उसमें से एक इंसान थक जाता है, उसको रुकना है। तो डू यू नो, जब वो इंसान थक जाता है तो वो क्या करता है? वो अपने हाथ को ढीला छोड़ देता है। जैसे ही सामने वाला इंसान अपने हाथ को ढीला छोड़ देता है, ये सर्कुलर मोशन करना बंद हो जाता है। सो इस एग्जाम्पल से हमें सबसे पहली सीख जो मिल रही है, जो सबसे पहली और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख जो हमें मिल रही है, वो ये मिल रही है दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्कुलर मोशन टू अप्लाई अ फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर। कोई भी सर्कुलर मोशन हो, फुगड़ी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो मैंने सर्कुलर मोशन के लिए लिया है। इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो मैंने सर्कुलर मोशन के लिए लिया है। तो पहली चीज जो आपको समझ में आई वो ये आई, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई अ फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर। क्या ये बात आप सब लोग को सही लग रही है? क्या आप लोग को सही, मतलब आप लोग को समझ में नहीं आ रही? पूछ रहा हूं मैं, सही लग रही है? क्या पूछ रहा हूं, सही लग रही है मतलब डू यू ऑल्सो बिलीव इन दिस फैक्ट दैट देयर शुड बी अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वजह से लोग घूमना चालू करेंगे, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन होना चालू करेगा? गिव मी a yes or no all of you. Come on, give me a yes or no all of you. बहुत ही फेमस है ये फुगड़ी। क्लियर है? सब लोग के दिमाग में क्लियर है? ठीक है। अब in this pic also you can see the man bending like this man is also bending like this, and there is a force that is acting towards the center. ठीक है, चलो अभी फिलहाल के लिए इस डायग्राम को इधर ही स्टॉप करते हैं, बैक टू द अपना नोटबुक आते हैं। ठीक है, या क्यों ना हम इसको डाउनलोड कर लें, एक मिनट।
ओके, ठीक है, चलो सब लोग का ध्यान होना चाहिए अब यहाँ पे। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे समझी, वो हमें ये समझी कि इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सेंटर पे, एग्जैक्टली सेंटर पे जो ये पॉइंट है जहां पे ये हो रहा है, सर्कुलर मोशन जो हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेंटर पे एक फोर्स लगनी चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि देयर इज अ फोर्स एक्टिंग, देयर इज अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सब लोग को बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो फैक्ट है, ये जो फैक्ट है कि टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगती है, ये फैक्ट हर सर्कुलर मोशन में वैलिड होता है। कैसा भी सर्कुलर मोशन हो, अभी तक से हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात नहीं किया है, पर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करो, टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगती ही है और ये फोर्स रिक्वायर्ड है सर्कुलर मोशन करने के लिए। देयर इज अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड this force is responsible for circular motion. This force is called as centripetal force, यानी कि CPF। ये जो पहला तरह का फोर्स के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं यहां पे, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, CPF। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल का मतलब है एक ऐसी फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है जब आप क्या करते हो, जब आप सर्कुलर मोशन करते हो। एक ऐसी फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है जब आप क्या करते हो, जब आप सर्कुलर मोशन करते हो। तो सबसे पहली चीज आपको समझ में आई कि सर्कुलर मोशन करते वक्त इस फोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब समझ में ये करेंगे हम लोग कि ये वाली कौन सी फोर्स है। फिर अगर सेंट्रीपिटल एक ऐसी फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है और जो जरूरी है सर्कुलर मोशन कराने के लिए, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसी फोर्स होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो टुवर्ड्स द आउटसाइड साइड में लगती है। वापस रिपीट करता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगती है। अगर आपने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा है, अगर आपने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ में ये बोला गया है दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बराबर है। अगर आप टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगा रहे हो और उसको आप सेंट्रीपिटल बोल रहे हो, तो उल्टी तरफ एक फोर्स लगेगी जिसका नाम होगा सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल इज अ फोर्स विच एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर and centripetal is the force which acts towards the center. And why centrifugal force acts? Centrifugal force क्यों एक्ट करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसलिए एक्ट करता है क्योंकि आप लोग एक फोर्स लगा रहे हो टुवर्ड्स द सेंटर, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. So this force is actually a reaction by you, and this force is actually an action by you, and this force is actually a reaction for you. तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होंगे, उन दोनों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ बोलता है. तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होगा, बस दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा. अगर एक टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है और एक अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है. पहली बात, इतना सब लोग को समझ में आया? क्लियर है सब लोग के दिमाग में? सेंट्रीपिटल का इंपॉर्टेंस पहले मैंने समझाया सब लोगों को, और उसी के साथ साथ मैंने सेंट्रीफ्यूगल थोड़ा बहुत समझा दिया है. सेंट्रीफ्यूगल क्यों आएगा खाली इतना समझाया.
सेंट्रीपिटल कैसे आया उसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने किया। सेंट्रीफ्यूगल के बारे में सिर्फ इतना बताया कि न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से सेंट्रीपिटल का एग्जैक्टली एक ऑपोजिट फोर्स डेवलप होगा जो सेंट्रीफ्यूगल होगा। क्या ये दो बातें आप लोग के दिमाग में क्लियर है? गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। सबका रिप्लाई आना चाहिए मेरे को। देयर इज अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। आप लोगों ने हर बार ये बात समझनी है कि जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही है तो टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगना अनिवार्य है। अनिवार्य है का मतलब यह है कि अगर वो फोर्स लग रही है इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डायग्रामेटिकली जरा मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए कि ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है कहीं पे, ये आपका सेंटर है और ये आपका पार्टिकल है यहां पे, ठीक है? ये आपका सेंटर है और ये आपका पार्टिकल। जैसे कि मैंने कहा, ये जो पार्टिकल है ये टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगाएगा। पार्टिकल कहां फोर्स लगाएगा? टुवर्ड्स द सेंटर। तो उसको मैं इस तरह से एक एरो मार्क करके दिखा रहा हूं और मैं यहां पे लिख रहा हूं एफ, फोर्स, ठीक है? ये जो फोर्स मैंने यहां पे लिखा, इसका मतलब मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा जो टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ जा रहा है। अगर आप एक और एरो मार्क इस तरह से बना देंगे तो ये भी एक फोर्स है, पर ये फोर्स कौन सी है? ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर जाती है और सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर जाती है। ये दो बातें आई होप सब लोगों को समझ में आ रही होंगी। सेंट्रीपिटल नेसेसरी फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है तभी आप सर्कुलर मोशन कर पाते हैं। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो उसको डेवलप करें। जैसे इस फुगड़ी के केस में हमने ये देखा कि उन लोगों को अपने लेग्स को बेंड करके एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना पड़ रहा है, तभी इस सेंटर पॉइंट पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स का जन्म हो रहा है। नहीं थी सेंट्रीपिटल फोर्स, हम डेवलप कर रहे हैं। अगर आप डेवलप कर पाएंगे तो ही आप सर्कुलर मोशन कर पाएंगे। बट अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप करते हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ऑटोमेटिकली एक दूसरी फोर्स डेवलप होती है जो आपके फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। अब हमें क्या समझना है? अब हमें यह समझना है कि अगर टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रही है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रही है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आई होप आप सब लोगों को फोर्स का डेफिनेशन पता होगा या फोर्स का फॉर्मूला पता होगा। लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स बचपन में न्यूटन के लॉ से अगर हम पढ़ेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला आता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यस, फोर्स हमारी मास इंटू एक्सेलरेशन है, एम इंटू ए। ये सब लोगों ने पढ़ा होगा। बट ये भूलना नहीं है कि आप किस तरह की फोर्स के बारे में बात कर रहे हो। आप सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करो, एक ऐसी फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, ऐसी फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। अगर कोई आपको बोलेगा कि ये मास किसका है तो ऑब्वियस ही बात है, ये पार्टिकल का है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये एक्सेलरेशन किसका है? ये पार्टिकल का है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये फोर्स किस पे लग रही है? पार्टिकल पे लग रही है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। सब चीज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ही बात करनी है। परंतु 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 बात बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये जो एक्सेलरेशन की बात आप यहां पे कर रहे हो, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जिसके बारे में बात शुरू हुई, अभी तक से तो तुम्हें पता भी नहीं था कि कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की चीज होती है। अभी अभी पिछले 10 मिनट में तुम्हें पता चला कि सेंट्रीपिटल नाम की कोई फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, और वो फोर्स होने की वजह से हम लोग सर्कुलर मोशन कर पाते हैं। ये अभी अभी 10 मिनट पहले तुम्हें समझा। फिर तुम्हारा दिमाग चला कि अगर कोई ऐसी फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है तो उस फोर्स के फॉर्मूले में मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग अब और एक चीज में चल रहा है। इफ
there is a force which is acting towards the center, then there will also be a acceleration. There will also be a acceleration which will act towards the center. बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से बात को समझना। जो मैंने बात अभी लिखी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी, इसलिए उसको आपने अच्छी तरह से समझना। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इस यहां से लेके यहां तक मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझें। आपको अभी अभी समझा कि एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी फोर्स है जो एक्ट कर रही है। कहां पे एक्ट कर रही है? टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रही है। और ये फोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हम सर्कुलर मोशन कर पाए। परंतु अगर कोई फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, इसका मतलब कोई एक एक्सेलरेशन भी तो होगा जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। देन देयर विल बी एन एक्सेलरेशन विच विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑल्सो। क्योंकि अगर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर ही लगेगा। फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन किसका? ये एक्सेलरेशन फोर्स का। और अगर आपको ये एग्जांपल एक आसान भाषा में समझनी है, अगर आपको ये एग्जांपल एक आसान भाषा में समझना है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो एग्जांपल के तौर पे एक कंसीडरेशन कर लीजिए। ये आपकी गाड़ी, ठीक है, ये आपकी बाइक। अब आपने अपनी बाइक पे फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन लगाया। अब ये एक्सेलरेशन आप कैसे लगा रहे हो बाइक पे? आप बाइक पे फोर्स लगा रहे हो। अगर आप अपना हाथ ऐसा नहीं करोगे तो गाड़ी आगे नहीं भागेगी। तो गाड़ी में जो फोर्स लगाने का डायरेक्शन है वो ये है। आपकी बाइक में जब आप फोर्स लगाते हो तो आप ये वाले डायरेक्शन में लगाते हो। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो भी यही डायरेक्शन में होता है। सोच के देखना, जिस दिशा में फोर्स लगती है उसी दिशा में एक्सेलरेशन होता है। बाइक का एग्जांपल छोड़ दो, आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो। आप एक नॉर्मल सा बक्से का एग्जांपल ले लो। ये बक्सा रखा हुआ है, समझो आपने बक्से को यहां से एक फोर्स लगाया, और अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ ये बक्से का एक्सेलरेशन किस दिशा में होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बक्से का एक्सेलरेशन भी उसी दिशा में होगा। कॉमन सेंस वाली बात है। जिस दिशा में फोर्स लगती है उस दिशा में एक्सेलरेशन भी होता है। वही बात तो मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं कि अगर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन भी लगेगा। सेंटर की तरफ अगर कोई फोर्स लग रहा है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन भी लगेगा। ये जो एक्सेलरेशन है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, द एक्सेलरेशन which is acting towards the center is called as radial acceleration। टेंशन में नहीं आना है, टेंशन में नहीं आना है। मैं बैठा हूं इधर, एक एक स्टेप पकड़ना है और एक एक स्टेप में आगे आना है। एक साथ पूरी चीज दिमाग में फिट करने की कोशिश कभी नहीं कर। लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने एक कंसेप्ट बिल्डअप किया कि अगर किसी बंदे को सर्कुलर मोशन करना है, किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करना है, तो उस पार्टिकल को टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगानी पड़ेगी।
और वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का अस्तित्व है तभी सामने वाली पार्टी सर्कुलर मोशन कर पा रही है। इतना सब लोग को समझ में आने के बाद हम लोगों को ये क्लिक हुआ कि इफ देयर इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट मींस देयर विल बी एन एक्सेलरेशन विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि जिस दिशा में फोर्स लगती है उस दिशा में एक्सेलरेशन भी लगता है। तो इस एक्सेलरेशन को हमने एक नाम दिया और उस एक्सेलरेशन का नाम है रेडियल एक्सेलरेशन। दिस रेडियल एक्सेलरेशन एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। आप इस चीज को दूसरा नाम भी दे सकते हैं। आप इस चीज को नाम दे सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस तरह भी बोले, इस तरह भी बोले तो भी चलेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला तो भी चलेगा, रेडियल एक्सेलरेशन बोला तो भी चलेगा, बट दोनों के दोनों नाम आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। अब जरा सवाल यह उठता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो नाम है वो मेरे गले के नीचे उतर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बात मेरे गले के नीचे उतर रही है। आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, बट मुझे अब एक और चीज समझनी है कि व्हाई आई एम कॉलिंग दिस एज अ रेडियल एक्सेलरेशन। नाम रेडियल कहां से मिला? सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो। रेडियल क्यों बोल रहे हो वो हम लोग समझेंगे, अभी हम लोग समझेंगे, अभी उसको समझा नहीं है। पर फिलहाल क्या पेज नंबर 2 सब लोग के दिमाग में क्लियर है? पेज नंबर 2 का महत्व ये था, अगर कहीं पे फोर्स लग रही है तो उस फोर्स का अपना खुद का एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। पेज नंबर 2 का महत्व ये था। क्या ये चीज सब लोग को समझ में आ रही है? गिव मी अ यस और नो ऑल ऑफ यू। फटाफट यस और नो बताएंगे। क्लियर है सब लोग का? पेज नंबर 2 का महत्व आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? पेज नंबर 2 में मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की वो सब लोग को समझ में आना चाहिए। पेज नंबर 1 का महत्व सबको समझ में आया। पेज नंबर 1 के महत्व में हमने ये सीखा कि कैसे सर्कुलर मोशन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। पेज नंबर 2 में हमने ये सीखा कि अगर कोई फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है तो वो अपने साथ एक एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर लगाएगी। उस एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप रख सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेट कर सकते हो कि अगर कोई चीज सेंट्रीपिटल फोर्स है तो वो चीज एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डेवलप कर रही है। नाउ द कंसेप्ट अराइव्स दैट why are you giving a name as radial acceleration? Why name as radial acceleration? ये डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, जरा सोच विचार करते हैं। अगर ये कोई चीज बंदा है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ये आपका सेंटर है। सबसे पहली चीज जो आप आज सीखेंगे वो ये होगा कि जो रेडियस होता है किसी भी सर्कल का वो एक वेक्टर होता है। किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो एक वेक्टर होता है और एक वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है और रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर टू द पार्टिकल होता है। बात को ध्यान से समझना है। क्या बोला मैंने? आप किसी भी सर्कल का रेडियस बनाते हैं, बराबर है? आप जिस भी सर्कल का रेडियस बनाते हैं उस सर्कल के रेडियस के बारे में ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि किसी भी सर्कल का रेडियस एक वेक्टर की तरह पे एक्ट करता है। इट एक्ट्स लाइक अ वेक्टर और उस वेक्टर का होगा एक डायरेक्शन और वो डायरेक्शन होता है फ्रॉम द सेंटर टू द पार्टिकल। ये सेंटर है, ये पार्टिकल है, तो आप यहां से यहां तक बनाओगे एक एरो और आप यहां पे लिखोगे आर वेक्टर। टेक्निक बिल्कुल ध्यान से देखनी है। क्या बोला मैंने? रेडियस एक वेक्टर है,
उसके पास डायरेक्शन होता है, और वो डायरेक्शन कहां से कहां होता है? सेंटर से लेके पार्टिकल की तरफ होता है। अब तुमने अभी सीखा कि एक एक्सेलरेशन है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, एक एक्सेलरेशन है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। अभी अभी पढ़ा ना तुमने, अभी भी पढ़ा, एक फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, और अगर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर ही लगेगा, वरना एक्सेलरेशन और कहां लगने वाला है? टुवर्ड्स द सेंटर नहीं लगे तो कहां लगे? एक्सेलरेशन विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ओनली। तो तुम यहां से एक एरो मार्क ऐसा बनाओगे और तुम यहां पे लिखोगे ए आर वेक्टर। ये जो तुमने ए आर वेक्टर लिखा है इसका नाम है रेडियल एक्सेलरेशन, जिसके बारे में अभी तक से हम बात कर रहे थे, और यू कैन कॉल इट एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पर नाम रेडियल एक्सेलरेशन क्यों पड़ा? नाम रेडियल एक्सेलरेशन इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन रेडियस के वेक्टर पे आता है। ये देखो, रेडियस का वेक्टर भी उसी लाइन पे है और तुम्हारा एक्सेलरेशन भी उसी लाइन पे है। दोनों के दोनों वेक्टर, यानी कि रेडियस वेक्टर और ये वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर, दोनों के दोनों वेक्टर एक ही लाइन को शेयर करते हैं। भले ही दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग हो, ऑपोजिट डायरेक्शन से, रेडियल वेक्टर बाहर की तरफ लग रहा है तो एक्सेलरेशन वेक्टर अंदर की तरफ लग रहा है, भले ही दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन हो, पर दोनों के दोनों शेयर तो एक ही लाइन कर रहे हैं। इसलिए इस बंदे को रेडियल एक्सेलरेशन का नाम प्राप्त हुआ। बहुत कम लोगों को यह समझ में आता है कि इसका नाम रेडियल एक्सेलरेशन क्यों पड़ा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच्चे को भी समझ में आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से निकला हुआ एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस। बट व्हाई द नेम इज द रेडियल एक्सेलरेशन देन? आप उसको रेडियल एक्सेलरेशन किस खुशी में बता रहे हो? आप उसको रेडियल एक्सेलरेशन इस खुशी में बता रहे हो कि वो जो एक्सेलरेशन है वो उस रेडियस वेक्टर की लाइन पे आता है, इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन का नाम पड़ा। बट वन मोर थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट रेडियस वेक्टर and radial acceleration vector are opposite to each other। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। क्या बोला मैंने ये बोला कि जो रेडियल एक्सेलरेशन का वेक्टर होता है और जो रेडियस वेक्टर होता है, दोनों के बीच में डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन नहीं है। क्या आपको यह बात समझ में आई कि नामकरण रेडियल एक्सेलरेशन क्यों पड़ा? गिव मी यस और नो। छोटी छोटी चीज समझा रहा हूं, यस और नो पूछ रहा हूं, छोटी छोटी चीज समझा रहा हूं, यस और नो पूछ रहा हूं। कम ऑन एवरीबॉडी, गिव मी यस और नो। रिप्लाई करेंगे सब लोग। रेडियल एक्सेलरेशन का नाम रेडियल एक्सेलरेशन क्यों पड़ा? रेडियल एक्सेलरेशन का नाम रेडियल एक्सेलरेशन क्यों पड़ा? क्या यह बात सब लोगों को समझ में आ रही है? गिव मी यस और नो। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। एवरीबॉडी शुड बी रिप्लाइंग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं अभी तक से जो हमने पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप हम लोग कर रहे हैं। लेक्चर की जो स्टार्टिंग हुई वो लेक्चर की स्टार्टिंग हुई ये समझने से कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसी चीज समझने के लिए हमें एक रियल लाइफ एग्जांपल लेना पड़ा। फुगड़ी का एग्जांपल लेने के बाद हम लोगों को यह समझा, फुगड़ी का एग्जांपल लेके हम लोग को यह समझा कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। अगर आप एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर नहीं लगाओगे तो सर्कुलर मोशन करना पॉसिबल ही नहीं है। टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है? फिर आपने उस फोर्स को जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, उस फोर्स को आपने एक नाम दिया और वो नाम था सेंट्रीपिटल फोर्स। देयर इज अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर
and this force is responsible for circular motion. This force is called as centripetal force. तो आप देख सकते हैं मैंने एक एरो मार्क टुवर्ड्स द सेंटर बनाया है, ये आप पार्टिकल देख सकते हैं, ये आप सेंटर देख सकते हैं। तो मैंने एक एरो मार्क बनाया टुवर्ड्स द सेंटर, और इस सेंटर की तरफ जो एरो मार्क मैंने बनाया है फोर्स का, वो सेंट्रिपिटल फोर्स को डिनोट करता है। पर फिर हमें और एक बात समझ में आई कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई फोर्स कहीं पे भी लगा रहे हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगी। तो अगर आपने एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगाया तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगी, तो उसका नाम हमने क्या दे दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे दिया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लग रही है और सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है। ये बंदा पार्टिकल है, फोर्स पार्टिकल से सेंटर की तरफ जा रही है, और ये फोर्स पार्टिकल यानी कि सेंटर से दूर की तरफ जा रही है। तो ये दो फोर्सेस हमें समझ में आए, पर हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमारा मेन कंसर्न सेंट्रिपिटल फोर्स हमारा मेन कंसर्न है, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स आएगा तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम बात करेंगे, बराबर है। और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बस दोनों की दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये हमारा पहला वाला पेज था। सेकंड वाले पेज में हमने क्या समझा, सेकंड वाले पेज में हमने ये समझा कि अगर कोई फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, अगर कोई भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि टुवर्ड्स द सेंटर कोई एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा। अगर कोई फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है तो टुवर्ड्स द सेंटर कोई एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में ही मास इनटू एक्सेलरेशन आता है। फोर्स is mass into acceleration. If this force, that is centripetal force, is acting towards the center, then the acceleration produced by this force will also act towards the center. If there is a force which is acting towards the center, then there will also be an acceleration which will act towards the center. और इस चीज को समझाने के लिए मैंने आपको लीनियर मोशन का भी एग्जांपल दिया। मैंने आपको ये समझाया कि अगर आप एक बक्से में फोर्स लगाते हो, जिस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हो उसी दिशा में एक्सेलरेशन भी है, जिस दिशा में आप बाइक पे फोर्स लगा रहे हो उसी दिशा में बाइक का एक्सेलरेशन भी हो रहा है। इसका मतलब ये बात सत्य है। तो फिर हमने सोचा कि इस एक्सेलरेशन को जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है उसको एक नाम दे दिया जाए। तो हमने उसको क्या नाम दिया, हमने उसको नाम दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग ने नाम दे दिया और हम लोग ओके हो गए, ठीक है। बट हमने पढ़ा कि कहीं ना कहीं इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। तो हमारे दिमाग में आया डाउट, हमें यह समझ में आया कि अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जा रहा है तो अच्छी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत अच्छी बात है। बट रेडियल एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हो? व्हाई द वर्ड रेडियल? रेडियल में तो रेडियस का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। इस चीज को समझने के लिए हम लोग गए पेज नंबर 3 पे, और सबसे पहले हमने पेज नंबर 3 पे यह समझा कि रेडियस वेक्टर नाम की कोई चीज होती है। तो रेडियस वेक्टर नाम की चीज क्या होती है? रेडियस वेक्टर रेडियस ही है पर वो एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन सेंटर से लेके पार्टिकल की तरफ जाता है। तो आपने देखा ये सेंटर है, आपने देखा ये पार्टिकल है, तो आप देख सकते हैं ये रेडियस वेक्टर जो आप देख रहे हो ये सेंटर से पार्टिकल की तरफ जा रहा है। ये एरो मार्क को देखो, इस एरो मार्क को देखो, कहां से कहां बनाया? सेंटर से पार्टिकल की तरफ बनाया। ये रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन होता है। और अभी थोड़ी देर पहले तुमने किसका डायरेक्शन पढ़ा? तुमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पढ़ा। कहां लगता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? देयर विल आल्सो बी एन एक्सेलरेशन व्हिच विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप देख सकते हो एक एरो मार्क बनाया टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये जो एरो मार्क आप देख रहे हो ये पार्टिकल से टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, सेंटर की तरफ जाना है, और इस बंदे का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर हमें क्लिक हुआ कि रेडियस वेक्टर और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर है ये दोनों के दोनों हरदम एक लाइन पे ही लगेंगे। देखो एक लाइन पे ही लग रहे हैं, और वो लाइन
रेडियस वेक्टर भी शेयर कर रहा है और वही लाइन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी शेयर कर रहा है। दोनों वेक्टर्स एक ही जगह पे हैं, भले ही दोनों वेक्टर एक दूसरे को ऑपोजिट है पर है तो एक ही जगह पे। इसलिए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम रेडियल एक्सेलरेशन पड़ा, क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के आमने सामने या रेडियस वेक्टर की लाइन को शेयर करता है। अभी तक से इतना पढ़ाया, क्लियर है? हाँ या ना? फटाफट रिप्लाई। Yes, you can call centripetal force as a radial force also. अगर आप किसी टायर कंपनी का ऐड देखेंगे तो उसमें ये रेडियल वर्ड बहुत यूज करते हैं वो लोग। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए, सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में हो सकता है कि पूरे टॉपिक में एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, पर जैसे ही मैं रिवीजन दूंगा तो वो एक आधा पॉइंट भी आप लोग के दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो आपने बने रहना है, आपने यहां पे बने रहना है, बिकॉज ये चीजें बहुत ही डिफिकल्ट है। और पहला चैप्टर है, मैं ये भी नहीं जानता कि ये पहला चैप्टर आपको आपके कॉलेजेस या स्कूल्स में पढ़ाया गया है कि नहीं, क्योंकि अभी अक्टूबर खत्म होने को आ गया। अगर अक्टूबर खत्म होने को आ गया तो ये चैप्टर तो हो ही जाना चाहिए था। तो अगर मैं ऐसा सोचता कि अगर ये चैप्टर आपके स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ा दिया गया है तो ये चैप्टर आपको सेकंड टाइम हो रहा है, पर मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं। मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये चैप्टर आपके फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सब लोग को ये बात समझ में आ चुकी है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब आप लोग को एक बात समझनी है, अब आपको एक बात समझनी है, ठीक है? यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझनी है, ठीक है? जो रेडियल एक्सेलरेशन है उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरा नाम क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन। इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है? वो फॉर्मूला हम लोग को डिराइव नहीं करना, कुछ नहीं करना, 11th स्टैंडर्ड में हो रखा है, पर फिर भी आज हम वापस देख रहे हैं। अच्छी तरह से बात को समझना है। क्या फॉर्मूला है मैं आपको दिखाता हूं। रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है, और आपने एक चीज याद रखनी है कि यहां पे लिखना है माइनस साइन। बिल्कुल अच्छी तरह बात को समझे। इस फॉर्मूला का कोई भी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में फिलहाल तो नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे और हम लोग याद रखेंगे कि रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को निकालने का फॉर्मूला क्या है। क्या फॉर्मूला है? ओमेगा का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस वेक्टर विद द माइनस साइन। और आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि यहां पे ये माइनस साइन क्यों आया। क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैंने इन दोनों का फॉर्मूला लिखते वक्त यहां पे ये माइनस साइन किस खुशी में डाला? कैन एनीबॉडी टेल मी? लिखा हुआ पेपर में ही लिखा हुआ है रीजन, बोलो माइनस साइन क्यों आया? क्या लगता है आप लोग को? ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, बहुत ही बढ़िया। आप फॉर्मूला किसके बीच में लिख रहे हैं? आप फॉर्मूला किसके बीच में लिख रहे हैं? आप फॉर्मूला लिख रहे हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन, और आप फॉर्मूला लिख रहे हैं यहां पे रेडियस वेक्टर। और पहले ही आपको बता दिया गया है कि रेडियल वेक्टर यानी कि रेडियस वेक्टर और आपका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट जाते हैं। इसलिए ये माइनस साइन एक्चुअल में इस ऑपोजिट की कहानी बयान कर रहा है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को ऑपोजिट है। पर अगर ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है ना, आई हैव रिटन दिस इन वेक्टर फॉर्म। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में ना लिखे, सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखे, ये जो मैंने लिखा है दिस आई हैव रिटन इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में माइनस वाइनस लगाना बहुत ही जरूरी होता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स में। पर अगर आप इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहते तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, खत्म। दिस इज जस्ट मैग्नीट्यूड। आई होप वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इतना तो आप लोग को 11th स्टैंडर्ड की नॉलेज थोड़ी बहुत होगी। तो आज हम लोग को एक फॉर्मूला मिला सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का, रेडियल एक्सेलरेशन का, जो हम लोगों ने आज सीखा, ठीक है? कल मैंने आपको और एक फॉर्मूला बताया था। कल मैंने आपको
एक और फॉर्मूला बताया जिसका नाम था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर आपको याद आएगा तो। कल के लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे तो हम लोगों ने एक और फॉर्मूला सीखा था। आज हमने क्या फॉर्मूला सीखा है? ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ये हमने आज सीखा है, ठीक है। एंड कल के लेक्चर से हमें पता था वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, अगर आपको याद आएगा तो, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम r का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। r का फॉर्मूला होगा v बाय ओमेगा, r विल बी v बाय ओमेगा, बराबर है। इसको पुट करेंगे यहां पे तो आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा? ए आर विल बी ओमेगा का स्क्वायर, r की जगह पे लिखिए v बाय ओमेगा। यहां से ओमेगा और एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो और एक फॉर्मूला आएगा ए आर इज वी ओमेगा। वी एक ओमेगा कैंसिल हो गया, तो ये एक फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला अभी के अभी डिराइव करके दिखा दिया, ताकि कभी अगर आपको रेडियल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहीं पे गलती से वी ओमेगा दिख जाए तो टेंशन में मत आ जाना कि सर आपने तो पढ़ाया था ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और ये तो लिखता है वी ओमेगा। सिर्फ डिराइव किया हुआ है, जो भी फॉर्मूला आप लिखते हो उसको खाली सब्स्टिट्यूट किया हुआ है और आपको और एक फॉर्मूला आ जाता है। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं, दोनों के दोनों फॉर्मूले आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं टू अंडरस्टैंड और टू सॉल्व रेडियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दोनों सेम ही नाम है, रेडियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आई होप आप लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं, सिंपल सा डेरिवेशन था। यस यू कैन अक्षिता, यू कैन। आप इसमें से ओमेगा की जगह पे v बाय आर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो अगर आप चाहिए तो यहां से आप इस तरह से भी काम कर सकते हो, आप ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर भी लेके आ सकते हो। तो फिर आप इस वाले फॉर्मूले में ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ए आर विल बी व्हाट, ओमेगा स्क्वायर आर था फॉर्मूला, तो ए आर ओमेगा की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करो v का स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी आर का स्क्वायर इंटू आर। यहां से एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, आपको फॉर्मूला आएगा v स्क्वायर बाय आर, ये भी चलेगा। तीन फॉर्मूले हो गए, 1 2 3, डन है। अच्छा चलो यस और नो बोल ही दो, 1 2 3। सबको समझा मैंने क्या किया? सिर्फ यहां से पहले आर निकाला, यहां सब्स्टिट्यूट किया, एक फॉर्मूला बनाया, यहां से ओमेगा निकाला, यहां सब्स्टिट्यूट किया और एक फॉर्मूला बनाया, काम खत्म हो गया। एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस। फोर्थ पेज सब लोग के दिमाग में क्लियर है? सब लोगों के दिमाग में फोर्थ पेज क्लियर होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बट अब बात को समझना है। हम पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और अभी हो गया 1 घंटा और अभी तक से हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि मेरे को पढ़ाना था यूसीएम, पर मैं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस खुशी में पढ़ा रहा हूं? दोनों का है लिंक, दोनों का है लिंक। जरा बात को ध्यान से समझो, ठीक है। अगर कोई बंदा यूसीएम कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस बंदे का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। समझो बात को, समझो। बचपन में एक ऐसी डायलॉग बोला जाता था, मैं यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं। मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूं? यूनिफॉर्म स्पीड से चला रहा हूं। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? अगर मैं गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से चला रहा हूं, मतलब मेरी स्पीड कांस्टेंट है। मेरी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है, अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब मेरा एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन मेरा 0 है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी के स्पीड में बदलाव नहीं आ रहा, अगर आपके स्पीड में बदलाव नहीं आ रहा, कांस्टेंट का मतलब क्या है? मैं गाड़ी चला रहा हूं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, 10 बजे मैंने गाड़ी चलाना चालू की,
मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूं, 10:05 हो गए मैं 30 पे चला रहा हूं, 10:30 हो गए मैं 30 पे चला रहा हूं, 11 बज गए मैं 30 पे चला रहा हूं, तो 10 से लेके 11 के बीच में मेरी गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती जा रही है। तो कैसी हुई स्पीड, कैसी हुई, क्या स्पीड में कोई बदलाव आया? नहीं आया। तो आपकी स्पीड कांस्टेंट है। जब भी आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है। यह सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप नॉन यूसीएम की बात करते हैं, नॉन यूसीएम का मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा। स्पीड ऑफ द पार्टिकल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। सबसे पहला फर्क जो आप अपने दिमाग में रखें, सबसे पहला फर्क जो आप अपने दिमाग में रखेंगे यूसीएम और नॉन यूसीएम के बारे में, वो ये होगा कि यूसीएम के अंदर पार्टिकल की स्पीड में बदलाव नहीं आएगा और नॉन यूसीएम में पार्टिकल की स्पीड बदलते रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगेन आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फैन। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है फैन का, बिकॉज इसमें यूसीएम नॉन यूसीएम दोनों एक साथ आ जाता है। केस वन, टर्न ऑन द फैन। जैसे ही आप फैन को टर्न ऑन करते हो, तो समझो फैन को आपने 2 नंबर की स्पीड पे टर्न ऑन कर दिया, फैन का स्पीड 2 नंबर पे रखा और आपने फैन को ऑन कर दिया, तो फैन धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता है, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता है। As soon as you turn on the fan does नॉन यूसीएम। सोच के देखिए, क्या फैन की स्पीड कांस्टेंट है? नहीं है, फैन की स्पीड बदल रही है। फैन धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हम केस 2 के बारे में बात करेंगे। आफ्टर सम टाइम द स्पीड ऑफ फैन becomes constant, then we can say that fan is performing UCM। सिंपल सा एग्जांपल, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि नॉन यूसीएम कैसा दिखेगा और ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि यूसीएम कैसा दिखेगा। आप फैन को टर्न ऑन करें, फैन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो आप क्या बोलोगे? पार्टिकल यानी कि फैन क्या कर रहा है? फैन नॉन यूसीएम कर रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, उसकी स्पीड धीरे 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 बढ़ रही है। स्पीड कांस्टेंट ना रहने का मतलब स्पीड बढ़ भी सकती है, स्पीड घट भी सकती है, कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए। पर अगर थोड़े देर के बाद अगर आप नोटिस करोगे तो आफ्टर सम टाइम द स्पीड ऑफ द फैन बिकम्स कांस्टेंट। फैन एक ही स्पीड पे 2 नंबर पे घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, तो अब थोड़े देर के बाद फैन नॉन यूसीएम से यूसीएम करने लग गया। समझ में आ रहा है? नॉन यूसीएम और यूसीएम का फर्क समझ में आ रहा है? गिव मी a yes or no, all of you. फटाफट बोलो। Everybody is understood with an example how non-UCM and UCM will look like. Give me a yes or no, all of you. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मेरी बात एक ध्यान से समझना। सर यूसीएम कांस्टेंट, नॉन यूसीएम नॉन कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट क्या नॉन कांस्टेंट वो भी समझे, ठीक है ना? स्पीड के बारे में चर्चा चल रही है। किसके बारे में चर्चा चल रही है? स्पीड के बारे में चर्चा चल रही है। जो स्पीड होगी, जो पार्टिकल की स्पीड होगी, उसके बारे में चर्चा चल रही है।
अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो यूसीएम, स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूसीएम। इसके बारे में चर्चा चल रही है, ठीक है। अब चर्चा थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, ये तो बच्चों वाली चर्चा हो गई, ये तो हो गई बच्चों वाली चर्चा, अभी चर्चा थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप यूसीएम कर रहे हो या आप नॉन यूसीएम कर रहे हो? भले ही आप यूसीएम करो या नॉन यूसीएम करो, यूसीएम और नॉन यूसीएम दोनों केसेस में आप कर तो सर्कुलर मोशन ही रहे हो ना। आप कर रहे हो तो सर्कुलर मोशन ही कर रहे हो, यूसीएम में करो या नॉन यूसीएम में करो, है ना। बस फर्क किस चीज का है, यूसीएम करते वक्त आप गोल तो घूमते हो पर आपकी स्पीड में फर्क नहीं आता, नॉन यूसीएम में भी आप गोल ही घूम रहे हो पर आपकी स्पीड में फर्क आता है। बोथ आर सर्कुलर मोशन ओनली, यू सर्कुलर मोशन, नॉन यू सर्कुलर मोशन। व्हाट आई वांट टू से इज दैट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज पढ़ी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज पढ़ी कि अगर कोई बंदा सर्कुलर मोशन करता है तो बाय डिफॉल्ट उसके पास एक एक्सेलरेशन, एक फोर्स रहता ही है, अभी अभी मैंने बात की, और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपको याद आएगा तो मैंने एक पहले पेज पे स्टेटमेंट लिख के दिया हुआ है, देयर इज अ फोर्स acting towards the center and this force is responsible for circular motion। कौन सी फोर्स है वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसको जन्म देता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को जन्म देता है। तो सबसे पहली चीज आपने क्या अंडरस्टैंड करनी है, सबसे पहली चीज आपने ये अंडरस्टैंड करनी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो, दोनों के पास रेडियल एक्सेलरेशन मौजूद रहता है, रेडियल एक्सेलरेशन मौजूद रहता है। परंतु अगर यूसीएम करते वक्त आपकी स्पीड कांस्टेंट है, यूसीएम करते वक्त अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आपका रेडियल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही रहेगा। और अगर नॉन यूसीएम में आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आपका रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, दोनों में मौजूद रहेगा। रेडियल एक्सेलरेशन यूसीएम में भी रहेगा, नॉन यूसीएम में भी रहेगा, क्योंकि दोनों सर्कुलर मोशन है। परंतु स्पीड अगर आपकी कांस्टेंट है, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट रहेगा, और अगर आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि स्पीड का बदलना एक्सेलरेशन को बदलता है और स्पीड का कांस्टेंट रहना एक्सेलरेशन को भी कांस्टेंट रखता है। अगर आपकी गाड़ी जीरो से चालू होती है, आपने अपनी गाड़ी धूम 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 करके जीरो से चालू की और आपने अपनी गाड़ी 0 से 30 पे लेके गए, तो आपने कितने का एक्सेलरेशन किया, आपने 30 का एक्सेलरेशन किया। और अगर आपकी गाड़ी 30 पे रह जाती है, 1 घंटे तक आप गाड़ी को 30 पे चला रहे हो, तो आपका एक्सेलरेशन 30 ही हुआ, कांस्टेंट है अभी एक्सेलरेशन आपका, नहीं बदल रहा आपका एक्सेलरेशन। क्या यह बात सबको समझ में आ रही है कि स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से यूसीएम में रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट नहीं रहने की वजह से नॉन यूसीएम में रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्या ये दो बातों का फर्क आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? गिव मी अ यस और नो, सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? पक्का पक्का? डन है, सबको ये बात समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब एक और चीज समझो, बात को समझो, बात को। ए आर जो है जिसके बारे में अभी आप पढ़ रहे हो, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो भी चीज आप अभी पढ़ रहे हो, ये क्वांटिटी हर पार्टिकल
के पास होती है जो सीएम करता है। दिमाग में जितने जल्दी इसको पुटअप कर लोगे उतने जल्दी सर्कुलर मोशन दिमाग में चलने लगेगा। अगर आपने किसी पार्टिकल को देखा, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो पार्टिकल यूसीएम कर रहा है कि नॉन यूसीएम कर रहा है, यू डोंट नो कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है कि उसकी स्पीड बदल रही है। अगर कोई पार्टिकल तुम्हें घूमता हुआ दिखाई दिया सर्कुलर मोशन में, आंख बंद करके तुम ये बोल सकते हो कि उसके पास रेडियल एक्सेलरेशन है रेडियल एक्सेलरेशन है। ये क्वांटिटी हर पार्टिकल के पास होती है जो सर्कुलर मोशन करता है। परंतु अगर कोई आपसे यह सवाल पूछता है कि इस पार्टिकल का रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है, तो फिर आपको सामने वाले बंदे को सवाल पूछना पड़ेगा इसकी स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है। होता तो है पर कांस्टेंट है या नहीं कांस्टेंट है, यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो रेडियल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो रेडियल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। बात खत्म, इधर बात खत्म हो जाती है। और स्पीड को कांस्टेंट रहना और रेडियल एक्सेलरेशन का कांस्टेंट रहना यूसीएम कहलाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और स्पीड का कांस्टेंट ना रहना और रेडियल एक्सेलरेशन का कांस्टेंट ना रहना नॉन यूसीएम कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग के सामने है, फैन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही थी तो आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फैन एक्सेलरेट कर रहा है। इसलिए मैंने बोला फैन एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब फैन का एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए मैंने बोला रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। पर अगर थोड़ी देर के बाद फैन एकदम सेम स्पीड पे घूमना चालू कर दे तो आप क्या बोलोगे? अब फैन की स्पीड कांस्टेंट हो गई है और फैन का रेडियल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गया। ये चीज अगर समझ में आती है तो अब मैं एक और तड़का ऐड करने जा रहा हूं। पर अगर ये चीज सबके दिमाग में क्लियर है तो ही अगला तड़का तुमको समझ में आएगा, वरना बेटा कंफ्यूजन लेवल बहुत ज्यादा है। इसलिए ये चीज सब लोग के दिमाग में क्लियर है। नॉन यूसीएम में एक और चीज मुझे ऐड करनी है। नॉन यूसीएम के अंदर आई हैव टू ऐड वन मोर थिंग। ये चीज सब लोग के दिमाग में क्लियर है क्या? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आया ना होना चाहिए। सीरियस लेक्चर है आज का। अब ये कंसेप्ट तुम लोग जाओ किधर भी चले जाओ, हजार हजार वीडियोस देख लो, मान जाऊंगा अगर कोई तुमको बेहतर समझा दे। कम ऑन, यस और नो आना चाहिए। ये जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है वो तुम्हारे अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए क्या? अब जो अगला तड़का मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, अच्छी तरह से समझना। अगला तड़का जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं बहुत अच्छी तरह से समझना है उस अगले तड़के को। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम एक और तड़का ऐड करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें वापस जरूरत पड़ेगी इस डायग्राम की। इस डायग्राम को इसलिए मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। सब लोग यहां पे एकदम एकदम सटीक वे में देखना है। मेरे पास 15 मिनट का टाइम है, आपके पास भी 15 मिनट का टाइम है। ये अगला बंदा अपन लोगों ने निपटा देना है, जो तड़का हम ऐड कर रहे हैं उसको निपटा देना है। सबका ध्यान ध्यान से, सबका ध्यान ध्यान से। अगर आप नोटिस करोगे तो सर्कुलर मोशन करने के लिए टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगाना पड़ता है। सर्कुलर मोशन करने के लिए टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगाना पड़ता है। वो जो टुवर्ड्स द सेंटर आप फोर्स लगाते हो वो एक एक्सेलरेशन को जन्म देता है जिसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये कहानी पिछले 1 घंटा 15 मिनट से तुम्हें सुनाई। परंतु अगर आप नोटिस करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमने एक चीज पढ़ी
स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी चीज की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, मतलब उसकी स्पीड अगर बदल रही है या उसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है मतलब ऐसा समझ लेते हैं उसकी स्पीड बढ़ रही है। क्या आप जानते हैं स्पीड को इंक्रीज करने के लिए या फिर डिक्रीज करने के लिए भी हमें एक फोर्स लगानी पड़ती है? सोच के देखो। अभी तक से आप जो फोर्स लगा रहे थे, अभी तक से आप जो भी फोर्स लगा रहे थे वो आप टुवर्ड्स द सेंटर लगा रहे थे। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये फोर्स क्यों लगा रहे थे, तो आप ये फोर्स सर्कुलर मोशन बनाए रखने के लिए लगा रहे थे। क्या बोला था मैंने? अगर सर्कुलर मोशन करना है तो सेंटर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन करने के लिए आप वो फोर्स लगा रहे थे, सेंट्रिपिटल फोर्स जो आप लगा रहे थे। क्या करने के लिए लगा रहे थे? सर्कुलर मोशन करने के लिए लगा रहे थे। परंतु अब एक नई चीज आपके सामने आई है। आपने सर्कुलर मोशन तो करना ही है, साथ ही साथ आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो अगर आपने सर्कुलर मोशन बनाए रखना है तो आपने सेंट्रिपिटल फोर्स तो बनाए रखनी पड़ेगी, पर स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आपको अब एक अलग से फोर्स लगानी पड़ेगी। ये फुगड़ी करते वक्त क्या आप इस बात पे यकीन करते हैं कि दिस इज अप्लाइंग अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, पर अगर इसको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो ये अपने शोल्डर से एक इस तरह का झटका मारता है। इमेजिन करो रियल लाइफ सिचुएशन में घुसना है, एकदम रियल लाइफ सिचुएशन में घुसना है और अंडरस्टैंड करना है कि जब फुगड़ी स्टार्ट होती है तो आपने अपने हाथ को सामने वाले से कस के पकड़ा है। अब आप स्टार्ट कैसे करोगे फुगड़ी, बताओ? हाउ डू यू स्टार्ट योर फुगड़ी, बताओ? इनिशियली आप खाली हाथ टाइट पकड़ने से आप घूमने लग जाओगे? मुझे इस सवाल का सबका जवाब चाहिए चैट सेक्शन में। हाथ को टाइट पकड़ने से आप घूमने लग जाओगे क्या? मुझे कल इतना बताओ। सामने वाले का हाथ टाइट पकड़ने से आप घूमने लग जाओगे? मुझे खाली इस सवाल का जवाब दो। नहीं, आप सामने वाले का हाथ टाइट पकड़ के घूमने नहीं लग जाओगे। अगर आपको आपकी स्पीड इंक्रीज करनी है फ्रॉम 0 मीटर्स पर सेकेंड, फ्रॉम 0 नॉट मीटर्स पर सेकेंड, फ्रॉम 0, अगर आपको आपकी स्पीड इंक्रीज करनी है फ्रॉम 0 टू सम स्पीड, कुछ आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, तो आपको अपने कंधे से, और आपको अपनी ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से एक झटका मारना पड़ेगा, इस तरफ एक झटका मारना पड़ेगा। वो जो झटका आप मारोगे, अगर वो झटका आप मारने में कामयाब रहे तो फिर आपका घूमना चालू हो जाएगा। आपका घूमना चालू होगा मतलब आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। पर एक बार आपकी स्पीड अटेन हो गई तो फिर ये झटका मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी ना। आपकी एक बार स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो आप ये झटका मत मारो। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको एक डायग्रामेटिक में एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। ये आपका पार्टिकल का सेंटर है, एक फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, अगर मैं इसको F1 नाम दूं, एक फोर्स लगती है इस तरफ। F1 जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सर्कुलर मोशन करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। जो F2 नाम की फोर्स है वो टेंजेंशियल फोर्स है, जो स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो स्पीड का इंक्रीज करना या डिक्रीज करना
सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म में ही आता है ना। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर तो स्पीड का इंक्रीज और डिक्रीज आता ही नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड तो कांस्टेंट रहती है। इसलिए यूनिफॉर्म मोशन के अंदर सिर्फ एक ही फोर्स के बारे में बात होती है, और वो फोर्स का नाम है सेंट्रिपिटल फोर्स। पर नॉन यूनिफॉर्म फोर्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपको दो फोर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। एक ऐसी फोर्स जो सर्कुलर मोशन करने में मदद करती है, और एक ऐसी फोर्स जो स्पीड को बढ़ाने में या घटाने में मदद करती है। याद रखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये वाली फोर्स नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऑपोजिट लगती है। स्पीड बढ़ाना या घटाना टेंजेंशियल फोर्स का कमाल होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कमाल स्पीड बढ़ाना या घटाना नहीं होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो सेंट्रीपिटल के एग्जैक्टली ऑपोजिट लगती है। स्पीड बढ़ाना या घटाना टेंजेंशियल फोर्स का कमाल होता है, जो स्पीड बढ़ाने या घटाने की काम करती है, जो सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आता है। कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ रहा है? क्या आप ये बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ये बंदे को एक झटका मारना पड़ेगा अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी से ये बंदे को एक झटका मारना पड़ेगा टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। वो झटके की वजह से आप घूमना चालू करोगे। गिव मी यस और नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नहीं तो छोटा भाई बहन है, उसके साथ अभी कभी फुगड़ी खेलना चालू कर दो, तो आपको ये समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। हाथ बीच में तो पकड़ना ही है, हाथ को बीच में पकड़ना ही है, पर अपनी बॉडी से एक लेफ्ट साइड या राइट साइड में झटका मारना है। वो जो झटका आप मारोगे, उस झटके से आपको स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज मिलेगी। हाँ या ना हो जाए? हाँ या ना हो जाए? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंस ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ टेंजेंशियल फोर्स आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे यस और नो चाहिए, मुझे यस और नो चाहिए, मुझे यस और नो सबका चाहिए। ये चीज मैंने लेक्चर के अंत तक बचा के रखी थी। लेक्चर के अंत तक ये चीज मैंने क्यों बचा के रखी थी? क्योंकि ये चीज अभी समझ में आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 7वां पेज। हो सकता है आप लोग के दिमाग में ये किस्सा है कि मुझे कैसे ये सब चीज बचपन में समझी होंगी। अगर मैं आपकी एज में था तो मैं ये करता था। फिजिक्स समझने के लिए ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व इन फिजिक्स। मैं आपको यह समझाता हूं कि बचपन में मुझे कैसे क्लिक हुआ कि ऐसा ऐसा कुछ है, और मैंने बचपन में जो देखा और जब मैंने फिजिक्स पढ़ा तो मैंने उसको रिलेट किया, तब मुझे समझा कि अरे वाह ऐसा होता है। ऑब्जर्व, मैं आपको समझाता हूं। मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो इससे तो किया, बट मुझे और एक ऑब्जर्वेशन आया था, मैं आपको समझाता हूं। आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। ठीक है, ट्रेन में मैं जहां बैठा हुआ था, जिस कंपार्टमेंट में मैं बैठा हुआ था, उस कंपार्टमेंट के ऊपर जो ट्रेन का फैन था, ठीक है, उस कंपार्टमेंट में जो ट्रेन का फैन था, ठीक है, वो एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, ये ट्रेन का फैन है, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो एक अंकल उठे, उन अंकल ने बटन ऑन किया, तो बटन ऑन करने से फैन चालू नहीं हुआ। अगर बटन ऑन करने से फैन चालू नहीं हुआ तो अंकल ने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। अंकल ने अपनी जेब से निकाला पेन। वो पेन अंकल ने, आपको पता होगा ट्रेन में जो फैंस होते हैं, ट्रेन में जो फैंस होते हैं उनके ऊपर एक जाली लगी होती है और उसके अंदर फैन होते हैं, ठीक है ना। तो अंकल ने पेन निकाला और अंकल ने पेन से इस फैन को ऐसा टक करके धक्का मारा, ऐसा प्लिंग, ऐसा धक्का मारा। कैसा धक्का मारा अंकल ने कैसा धक्का मारा? अंकल ने ऐसा धक्का मारा, मतलब अंकल ने एक्चुअली इसको ऐसे फोर्स लगाई। ये अंकल ने ऐसी फोर्स लगाई, टंग करके ऐसी फोर्स लगाई, और फैन घूमना चालू हो गया। फैन घूमना चालू हो गया। मेरे पास दो सवाल है। पहला सवाल, जिस डायरेक्शन में वो अंकल ने फोर्स लगाई, और अंकल ने जो फोर्स लगाई वो एक्चुअली टैंजेंशियल फोर्स थी। सोच के देखो, आप भी अगर घर पे पंखा तो सर पे होगा, उसको घुमाना है तो ऐसा लगाओगे, ऐसा ऐसा हाथ ऐसा घूमेगा,
हाथ ऐसा घूमेगा पर जो फोर्स लग रही है वो टेंजेंशियल लग रही है। हाथ ऐसा घूम रहा है पर जो फोर्स लग रही है वो टेंजेंशियल लग रही है। ये बात आप लोग ने समझनी है, ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि इस फैन की स्पीड में बदलाव लाने के लिए, इस फैन की स्पीड में, स्पीड कितनी थी, 0 थी फैन की स्पीड, और उसके बाद कुछ ना कुछ तो स्पीड हो गई होगी। 0 से बढ़ाने के लिए टेंजेंशियल फोर्स लगाना पड़ा, तब फैन की स्पीड में बदलाव आया। मेरा सवाल नंबर 2 यह है कि क्या अगर अंकल उस पेन की मदद से सेंटर पे फोर्स लगाते, ऐसा ऐसा सेंटर पे, दिस इज कॉल्ड एज विच फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या अगर ये अंकल पेन की मदद से ऐसा सेंटर पे फोर्स लगाते तो क्या ये फैन घूमना चालू होता? मुझे तो नहीं लगता ये फैन घूमना चालू होता। मुझे तो यकीन ही नहीं है और आप लोग को भी यकीन नहीं आएगा कि अगर वो अंकल फैन की मदद से ऐसा सेंटर पे फोर्स लगाते तो ये फैन चालू हो जाता। नहीं, यहां पे रिक्वायरमेंट ये नहीं है। फैन तो सर्कुलर मोशन करने के लिए ही बना हुआ है। फैन के ये जो पंख है, ये पंख सेंटर पॉइंट से जुड़े हुए हैं और ये पंख ऑटोमेटिकली सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फैन में पहले से ही मौजूद है। फैन को अभी जरूरत किस चीज की है? फैन को सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत नहीं है। फैन को एक ऐसी फोर्स की जरूरत है जो उसकी स्पीड को बढ़ाए, और वो स्पीड को बढ़ाने वाली फोर्स सेंट्रीपिटल नहीं कर सकती। सेंट्रीपिटल सिर्फ सर्कुलर मोशन को मेंटेन कर सकती है, और अंकल सर्कुलर मोशन को मेंटेन नहीं करना चाहते। अंकल को पता है कि ये फैन में पंखे बिंके सारे सोल्डरी बिल्डिंग करके इनको रखा गया है और ये फैन सर्कुलर मोशन करने के लिए तैयार है। अंकल क्या चाहते हैं? अंकल स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या अंकल ने टुवर्ड द सेंटर फोर्स लगाया कि अंकल ने टेंजेंशियल फोर्स लगाया? अंकल ने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, जिससे स्पीड में बदलाव आया। और स्पीड में बदलाव मतलब स्पीड इंक्रीज हुई, और स्पीड अगर इंक्रीज हुई तो वही तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। स्पीड में बढ़ना या घटना इस टेंजेंशियल फोर्स की देन है। बोलो बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? आपके आंखों के सामने सब कुछ रहता है, सब कुछ आपके आंखों के सामने रहता है। बस हमें उस चीज को उस लेवल में ऑब्जर्व करना है जिस लेवल में टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। अब यही चीज तुम टेक्स्ट बुक पढ़ लो, तुम यही चीज टेक्स्ट बुक ओपन करके पढ़ लो। अगर आज तुमने टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग के 3 पेज पढ़ लिए तो जितना भी मैंने बोला है सब तुम्हें ऐसा क्लिक होगा जैसे पता नहीं तुम्हें पहले से पता था। तुम्हें ऐसे लगने लगेगा कि मुझे ये तो पहले से ही आता है, क्योंकि तुम उसको रियल लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करके देख रहे हो। लेक्चर की समाप्ति में इस बात पे करना चाहूंगा, लेक्चर की समाप्ति में इस बात पे करना चाहूंगा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 2 तरह के फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स होता है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, जो सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखता है। एक फोर्स टेंजेंशियल लगता है जो स्पीड के बढ़ाने या घटाने में डिपेंड करता है। पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्योंकि ना तो स्पीड को बढ़ाना है ना तो स्पीड को घटाना है, तो टेंजेंशियल फोर्स का कोई भी यूज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं रहता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही फोर्स लगता है, वो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, जो सर्कुलर मोशन करने में मदद करता है। पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना तो स्पीड को बढ़ाना है ना तो स्पीड को घटाना है, तो टेंजेंशियल फोर्स की जरूरत यहां पे नहीं आती। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊंगा तो मैं टेंजेंशियल फोर्स की मदद से एक नया एक्सेलरेशन डिराइव करूंगा जिसको हम लोग बोलेंगे एटी। अगर आपने सेंट्रिपिटल फोर्स की मदद से एआर को डिराइव किया है तो टेंजेंशियल फोर्स की मदद से और एक एक्सेलरेशन हमारे सामने आएगा जिसका नाम होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आई होप टुडेस लेक्चर इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ या ना हो जाए एक बार लास्ट बार, हाँ या ना हो जाए एक बार लास्ट बार। लेक्चर का अंत ऐसा होना चाहिए जैसे कि हाँ दिमाग में बैठा है। आया ना हो जाए, एवरीबॉडी आया ना हो जाए। आज के आज पढ़ना है, आज के आज पढ़ना है बेटा, वरना मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं निकल जाएगा दिमाग से, मैं गारंटी लेता हूं निकल जाएगा दिमाग से। पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे? शाम में लेक्चर आएंगे? आज शाम में लेक्चर आएंगे क्या? विल यू कम टुडे इवनिंग? शाम में लेक्चर, ठीक है। ग्रुप में अपडेट करता हूं, टाइम ग्रुप में अपडेट करता हूं, टाइम ग्रुप में अपडेट करता हूं, ठीक है। शाम में मिलते हैं, आज शाम में फिजिक्स को मिलते हैं, फिजिक्स के लिए मिलते हैं आज शाम में। अपडेट करता हूं, टाइम अपडेट करता हूं,
ठीक है, चलो बाय बाय बाय।